गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और पिछला हमने जो वीडियो कंप्लीट किया था करंट इलेक्ट्रिसिटी के रेफरेंस में, वो वीडियो था फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। और ये कुछ डेफिनेशन इस बारे में भी थी कि विद्युत का प्रयोग हम अपने आसपास कहाँ देखते हैं, और स्थिर विद्युत क्या होता है इसके बारे में भी बताया था हमने। तो क्वांटमीकरण का सिद्धांत नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद। और क्वांटमीकरण का सिद्धांत क्या है कि स्थिर वैद्युत की घटना में जब दो पदार्थों को एक दूसरे के ऊपर रगड़ा जाता है तो रगड़ने के दौरान एनर्जी क्रिएट होती है, और एनर्जी क्रिएट होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। कल मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है उस पर चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, और इलेक्ट्रॉन इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द नेचर, सबसे छोटा पार्टिकल है। और ये आगे चल के 10th या 9th क्लास लेवल तक यही बताया जाता है कि ये अविभाज्य है, इलेक्ट्रॉन को विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो इसका मतलब है कि जब आप दो पदार्थों को एक दूसरे के ऊपर रगड़ते हैं तो रगड़ने के दौरान घर्षण पैदा होता है, और घर्षण पैदा होने की वजह से ऊर्जा उत्पन्न होती है। हर एक पदार्थ के पास में इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही हैं, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे मेटल हो, चाहे आपका सोना हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, चाहे चांदी हो, चाहे आयरन हो, चाहे कॉपर हो, चाहे स्टील हो, सबके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। बस अंतर यह है कि किसी पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी और किसी पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी। तो मान लीजिए एक एग्जांपल देके समझा रहे हैं कि पदार्थ ए है ये या कोई बॉडी ए है। देखिए, वस्तु को या पिंड को हम इंग्लिश में बॉडी बोलते हैं। तो मान लीजिए एक बॉडी ए है ये वाली, और दूसरी बॉडी आपकी बी है। तो दोनों के एक दूसरे के ऊपर रब करते हैं, रगड़ा। मान लीजिए इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या है 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन है, और इस पर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए। अब आप जान रहे हैं कि ए बॉडी पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है और बी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र है या स्थानांतरण है, जब दोनों बॉडी को एक दूसरे के ऊपर रब किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा ए बॉडी से बी बॉडी की तरफ, और जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे उतना ही उस पर आवेश आ जाएगा। और हमने बताया कि जब किसी बॉडी से या किसी पिंड से जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं, डोनेट किए जाते हैं, तो वहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, धनायन आता है। और यदि किसी दूसरी बॉडी पर वही उतने ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाएं, गेन किए जाएं, तो वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह से मान लीजिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ, सपोज डेट एरो दिखाया है जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र को बता रहा है। तो इसका मतलब जो बॉडी ए है उस पर कितना चार्ज आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। और जो बी बॉडी है उस पर कितना चार्ज आ जाएगा आपका, नेगेटिव। तो ये दो तरह के चार्ज हमारे पास बन गए दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर। वैसे हर एक जो बॉडी है या हर एक पिंड जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, मतलब विद्युत उदासीन रहता है हर एक ऑब्जेक्ट। पर जब घर्षण पैदा होता है तो घर्षण की वजह से इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र होते हैं, और इसी को हम स्थिर वैद्युत या इंग्लिश में बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब देखिए, तो इसमें बताया था कि इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा पार्टिकल है। तो छोटा पार्टिकल है तो वही पार्टिकल जो है वो एक स्थान से या एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफ़र होगा, और इस वजह से जो नियम के अनुसार लिखा गया Q बराबर प्लस माइनस एन ई। एन यहाँ पर कोई भी नंबर है जिसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 2 3 एंड सो ऑन हो सकती है। एन बराबर आप 1 लगा दें तो प्लस माइनस ई आ जाएगा, एन बराबर 2 लगा दें तो प्लस माइनस 2 ई आ जाएगा। तो आपको यदि इसका विश्लेषण करें तो Q बराबर लिखा जाएगा प्लस माइनस ई प्लस माइनस के 2E प्लस माइनस के 3E एंड सो ऑन। इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे। कहीं भी भिन्नात्मक गुणज में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप n बराबर आप रख दें 2/5 तो प्लस माइनस 2/5E प्लस माइनस के 5/2E प्लस माइनस के 3/2E। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा पार्टिकल है
इससे ज़्यादा छोटे पार्टिकल का ट्रांसफ़र होना पॉसिबल नहीं है। 3/2 का मतलब क्या हो गया, 1.5 इलेक्ट्रॉन, यानी एक पूरा और एक आधा। तो आधा तो कोई कॉन्सेप्ट में होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इस वजह से भिन्नात्मक गुणज में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं होगा। इवन मल्टीप्ली इंटीग्रल ऑफ, यानी कि गुणज में n के गुणज में ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ये क्वांटमीकरण का सिद्धांत है। तो इसका मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी बॉडी के ऊपर जो भी चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के सम के बराबर होगा, या तो ज़्यादा या फिर इलेक्ट्रॉन के सम के बराबर होगा। अब देखते हैं एक एग्जांपल कि एक पिंड पर प्लस 9.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है, आवेश है। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। ये बताना है कि आपको इलेक्ट्रॉन कितने स्थानांतरित हो चुके हैं यहाँ से। तो देखिए, तो टोटल जो चार्ज है, टोटल आवेश जो है वो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है। एन आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है। और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, कल मैंने बताया था आपको, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है ना, ये होता है। तो यदि आपको ये पता लगाना है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, मान लीजिए वो पिंड का नाम मान लीजिए x है ना, x। तो x पर कितना चार्ज है, प्लस 9.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। प्लस चार्ज है, तो बच्चों इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से दूसरे पिंड पर चले गए हैं रगड़ने के बाद में। यानी कि इसको कहेंगे आप डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंग्लिश में बोला जाता है डेफिशिएंसी, DEFECIENCY ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब भी पॉजिटिव चार्ज बनता है वहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन बनती है, और नेगेटिव चार्ज होगा तो एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन की अधिकता कहलाती है। तो इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट पर x पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, चले गए हैं। अब यहाँ पर हमें n फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूले से q बराबर प्लस माइनस एन ई, तो n बराबर Q/E लगाया, तो इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो किसी x पिंड पर 9.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज तभी आया जब वो 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर चुका था। इसका मतलब जो प्लस 9.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम जो चार्ज है वो 6 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के सम के बराबर है, मतलब जोड़ के बराबर है। 6 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है या आवेश है उसको 6 बार जोड़िए तो प्लस 9.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज आएगा। तो यही क्वांटमीकरण का सिद्धांत था। यहाँ तक सबको बात क्लियर हो गई होगी। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। वैद्युत धारा, जो कि चैप्टर का नाम है, इसी को पढ़ना है हमें, वैद्युत धारा। देखो, वैसे हम लोगों ने दैनिक जीवन में देखा है कि किसी ड्रेनेज सिस्टम, निकास वाला पाइप जो होता है, निकास वाले पाइप से जो पानी है जब वो बहुत तेज़ वेग से चल रहा हो, बहुत तेज़ स्पीड से चल रहा हो, तो पानी के चलने को कहते हैं हम पानी का प्रवाह या जल का प्रवाह, पानी का प्रवाह बोलते हैं इसको। स्थिर पानी में प्रवाह नहीं होता है, पर यदि किसी नाली के अंदर पानी बह रहा है तेज़ स्पीड से तो उसे पानी का प्रवाह, या बोल सकते हैं एक और इंग्लिश में वाटर करंट, वाटर करंट ये बोल सकते हैं। इसी तरह से जब हम हवा के बारे में बात करते हैं तो हवा भी बहुत तेज़ स्पीड से वायुमंडल में चलती है, और इस तरह से हवा की बहुत तेज़ स्पीड से आगे बढ़ने को क्या कहते हैं हम, विंड करंट। तो करंट कोई एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी नहीं है। कोई भी भौतिक वस्तु जो ब्रह्मांड में है, जब वो बहुत तेज़ वेग से चलने लग जाती है उसी को हम करंट कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये समझ में आया। इसी तरह से जब आप दो भिन्न भिन्न ताप वाली वस्तुओं को, एक ऑब्जेक्ट ए है एक बी है, मान लीजिए इसका ताप है हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका ताप है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों को आप जोड़ दीजिए किसी तार से, तो हीट का जो ट्रांसफ़र है
यानी कि एक ऊर्जा, इसको क्या बोलोगे आप, एक ऊर्जा है जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से और 20 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ प्रवाहित होगी, और इसको क्या कहेंगे हम, ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा ये बोला जाएगा। और क्या बोल सकते हैं आप इसे, ऊष्मीय करंट भी बोल सकते हैं, ऊष्मीय धारा भी बोल सकते हैं, या ऊष्मीय या फिर आप जो है उसे बोल सकते हैं हीट करंट, इंग्लिश में बोलते हैं हीट करंट। तो ये हमने एग्जाम्पल देखे अपने आसपास ज़िंदगी में कि ये सब चीज़ें हमारे आसपास होती रही हैं और हमने इन पर बहुत पहले से ध्यान नहीं दिया है। इसी अर्थात ये वाली जो चीज़ें हैं वो लगभग विद्युत धारा के समकक्ष हैं। यहाँ पर विद्युत धारा कोई नया चीज़ देखने को नहीं मिल रही है, बस ये है कि ये विद्युत धारा किसी परिपथ में या किसी तार में बहेगी, और ये वाली जो चीज़ हैं वो वायुमंडल में हो रही थी, नॉर्मली हम इन्हें देख पा रहे थे। विद्युत धारा को हम अपनी नेक्ड आई से या नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। तो विद्युत धारा के प्रवाहित होने के लिए सबसे आवश्यक चीज़ क्या है, पहले तो आवश्यक चीज़ है माध्यम। और माध्यम के लिए क्या आवश्यक होगा, कोई भी धातु। तो कोई भी जो विद्युत धारा है वो धातु के अंदर प्रवाहित होती है, क्योंकि धातुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। कॉपर के अंदर लिख लीजिए आप, कॉपर के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 10⁻29 इलेक्ट्रॉन होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम में, यानी कि वॉल्यूम को हिंदी में बोलते हैं आपका आयतन। इसका मतलब समझिए कि 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा एक घन ले लिया आपने, है ना। इसकी जो लंबाई है वो 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, और ये वाला हिस्सा भी 1 सेंटीमीटर है। तो जब तीनों का आप गुणा करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या लिखा जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे कॉपर के अंदर, उनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है 10⁻29 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए कॉपर इज़ द बेटर मटेरियल टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इनसाइड इट, है ना। तो जो कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए बेटर मीडियम प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो ज़्यादा होती है। अब देखिए, हमने एक यहाँ पर नीचे डायग्राम दिखाया है आपको कि ये आपका कोई कंडक्टर है, कोई चालक है। चालक का एक सिरा मान लीजिए ए है और एक दूसरा सिरा मान लीजिए बी है, नीचे बनाया हुआ है वो भी मैंने। तो चालक का एक सिरा ए है और दूसरा सिरा क्या है, बी है। और एक सिरे को आपने इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है और दूसरे सिरे को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है। सेल को हम फिजिक्स में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बड़ा वाला जो ये जो लाइन खींची है वो पॉजिटिव टर्मिनल को बताती है, पॉजिटिव सिरे को, और छोटी वाली जो लाइन है वो नेगेटिव सिरे को बताती है, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमने इसे जोड़ दिया। जोड़ने के बाद क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन का जो हमेशा फ्लो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होता है। तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, और करंट किधर से किधर जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो करंट की जो डायरेक्शन है या वैद्युत धारा की जो दिशा है वो हमेशा कहाँ से कहाँ ली जाती है, पॉजिटिव टर्मिनल से लेके नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा किस तरफ से किस तरफ ली जाती है, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, उल्टा होता है, ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पे ये देख लिया कि ये हमने सर्किट लगाया हुआ है, और जैसे ही आप सेल लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बी टर्मिनल से ए टर्मिनल की तरफ जाने लगते हैं। और कन्वेक्शनल करंट की जो डायरेक्शन होती है, मतलब एक परिपाटी है जो ये बताती है कि जो करंट का जो फ्लो है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ ये वाली बात, आपको ये ध्यान रखनी है। मैं इसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन आगे बता दूंगा कि ऐसा क्यों होता है। थोड़ा सा वो गहन अध्ययन हो जाता है, थोड़ा सा डेप्थ में चले जाते हैं, उस वाली बात को ही बता दूंगा मैं। पहले इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। तो जैसे ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन बी से ए की तरफ चलने लग जाते हैं तो
तो धारा जो है वो ए से बी की तरफ प्रवाहित होने लग जाती है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि I बराबर आवेश का प्रवाह अपॉन समय, ये इसका फॉर्मूला है। तो इसीलिए कहा जाएगा जब भी समय का किसी संख्या में या किसी चीज़ में भाग लगे तो हमेशा जो परिभाषा है उसमें दर जरूर आती है। दर का मतलब होता है भाग लगा देना, रेट। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, हम वैद्युत धारा कहते हैं। तो इसे आई से बताते हैं। देखो इसका मात्रक या इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट, वो क्या है, एम्पियर है। इंग्लिश में AMPERE लिखते हैं। और ये SI सिस्टम में स्टैंडर्ड सिस्टम होता है, ये SI सिस्टम। SI सिस्टम में एम्पियर को एक मानक माना है वैद्युत धारा नापने के लिए। तो I बराबर देखो आवेश को तो Q से बताओगे, समय को T से बताओगे, तो Q का जो मात्रक है वो कूलाम है, टाइम का मात्रक सेकंड है, कूलाम अपॉन सेकंड को क्या कहते हैं हम, एम्पियर। तो परिभाषा तो ये हो गई, आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं हम, वैद्युत धारा कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। अब जरा यहाँ से कुछ और चीज़ें भी निकल सकती हैं। कुछ और चीज़ें भी निकाल सकते हैं यहाँ से, देखिए। अब यहाँ से निकालना हो, ये सब चीज़ें पेपर में पूछी जाती हैं कि 1 एम्पियर की परिभाषा ये निकालना हो तो कैसे निकालोगे। तो देखो I बराबर हमने बताया फॉर्मूला Q अपॉन T। अब इसी से परिभाषा बनाएंगे। परिभाषा कोई रटने की चीज़ नहीं होती, सिर्फ फॉर्मूले से बनाई जा सकती है अपने आसानी से, और परिभाषा में कोई भी परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, तो यदि मैं बोलूँ इफ़ या यदि Q बराबर 1 कूलाम एंड T बराबर क्या हो, 1 सेकंड हो, देन I बराबर लिखा जाएगा 1/1 यानी कि 1 एम्पियर। ये आ गया 1 एम्पियर की परिभाषा। तो आप क्या कहोगे कि किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे पर जो आवेश का प्रवाह होता है 1 सेकंड में, उसको क्या कहते हैं हम, 1 एम्पियर कहते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ मैं कि यदि किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलाम का आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे पर प्रवाहित हो रहा हो तो इसको क्या बोला जाता है, 1 एम्पियर बोला जाता है। कोई भी जो धारा है, जैसे हमने यहाँ पर ये कंडक्टर दिखाया, आपका ये दिखाया, तो हमेशा जो आवेश का जो प्रवाह होता है वो ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ B से और A की तरफ हो रहा हो, सिर्फ ऐसा नहीं है। पूरा सर्किट कंप्लीट होता है। आवेश का प्रवाह B से A की तरफ होगा, फिर उसके बाद आवेश इधर जाएगा और फिर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर जाएगा। फिर इसके अंदर क्या होता है, वैद्युत अपघट्य होते हैं इलेक्ट्रोलाइट, उसमें आवेश दोबारा ऊर्जा प्राप्त करता है और फिर दोबारा नेगेटिव टर्मिनल से निकलकर और फिर दोबारा B टर्मिनल की तरफ पहुंच जाता है। तो इस तरह से ये पूरा सर्किट कंप्लीट होता है। तो 1 एम्पियर की परिभाषा में क्या बोला जाएगा, लिख लेंगे ये आप लोग, कि यदि किसी तार से के एक सिरे से दूसरे सिरे पर 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो रहा हो तो उसमें प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, 1 एम्पियर होगा। ठीक है, डेट्स ऑल फॉर द डे। आज इतना ही करेंगे और इसको लिख लेंगे आप लोग।